लेखक अमृत राय के जेल से बाहर आने के बाद जून 1952 में उपन्यास की रचना पूरी हुई और प्रकाशन भी कई कठिनाइयों के बीच संपन्न हो सका। उपन्यासकार स्वयं मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। उन्होंने प्रस्तुत उपन्यास में 30 वर्ष के सामाजिक राजनैतिक इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टि से चित्रित करने का और तत्कालीन सामाजिक जीवन समस्याओं से उत्पीड़ित विभिन्न पात्रों के अंतर्द्वंद तथा उनकी चेतना के क्रमिक विकास को सूक्ष्मता से देखने का सफल प्रयास किया है। प्रस्तुत उपन्यास में पारिवारिक जीवन और उनके संघर्ष के विश्लेषण को सत्यवान और उषा की कहानी के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सत्यवान उपन्यास का नायक है। विद्यार्थी जीवन में ही उसके पिता का देहांत हो जाने के कारण वह आर्थिक व सामाजिक संघर्षों का सामना करने के लिए विवश हो जाता है। पहले वह तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर गांधी जी से, भगत सिंह जी से, बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारी लोगों के रास्ते को आज़ादी का सही रास्ता ना मानता है, क्योंकि वह गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के बल पर जनता को जुटाकर आज़ादी पाने में विश्वास रखता है। पर उसका यह विश्वास अनतिकाल में ही टूट जाता है। वह गांधी जी से चलाए गए सन 1942 वाले आंदोलन में अपने विद्याध्ययन को तिलांजलि देकर विद्यार्थी हड़ताल आदि में भाग लेता है और 9 महीनों की जेल की सजा भोगने समय अपने विरोधी कम्युनिस्ट कैदी वीरेंद्र के संपर्क में आता है। सत्यवान पहले कम्युनिस्टों का घोर निंदा करता था, क्योंकि उन्होंने युद्ध के समय भारतवासियों को अंग्रेजों का हाथ बटाने का प्रोत्साहन दिया था। पर वीरेंद्र राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से उस समय की राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर अंग्रेजों के साथ मिलकर फासिस्ट दुश्मनों के मुकाबले करने की बात को समझता है। फलतः सत्यवान के मन में कम्युनिस्टों के प्रति जो घृणा थी वह दूर हो जाती है। इसके अलावा वीरेंद्र के सहयोग तथा मीठे बर्ताव से जेल में ही वह पामदत्त के राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास को पढ़ता है और सन 1931 के चोरी चौरा कांड और 1932 के शोलापुर कांड आदि के अध्ययन से गांधी जी को अनीति को जानकर वह उनसे घृणा करना लगता है। यही नहीं, वह जेल में ही भौतिकवादी दर्शन, इतिहास और विज्ञान साहित्य तथा मजदूर आंदोलन आदि से संबंधित ग्रंथों के अथक अध्ययन से सामाजिक भौतिकवादी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उनके परस्पर आकर्षण के संबंध में लेखक कहते हैं, मगर सत्या का वीरेंद्र की तरफ खींचा जाना सिर्फ एक कमजोर आदमी का दूसरे मजबूत आदमी की तरफ खींचा जाना नहीं था, बल्कि एक कमजोर विचारधारा का मजबूत विचारधारा की तरफ खींचा जाना भी था। इस प्रकार उपन्यासकार ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की असलियत को पेश करते हुए गांधीवादी चेतना के अनुप्राणित सत्य के मन में मार्क्सवादी चेतना का संचार द्वंद्वात्मक रूप से कराया है। सत्या जेल से बाहर आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनकर काम करने लगता है। आगे चलकर वह उषा नामक लड़की के साथ भिन्न जातीय प्रेम विवाह भी करता है। पर सत्या की मां परंपरागत रूढ़िवादी नारी होने के नाते उसको सुशिक्षित एवं प्रगतिशील विचारों से ओतप्रोत उषा के साथ अपने पुत्र सत्या का ब्याह रचा जाना नितांत स्वीकार्य नहीं। वह सोचने लगती है कि ऐसा भी भली कोई शादी हो सकती है जो माँ बाप का कोई दखल ही ना हो, जिसमें बाप दादा के वक्त से चले आते हुए एक एक रीति रिवाज को चुन चुन कर तोड़ा गया हो। पर पढ़ी लिखी युवती उषा समझदार होने के कारण सास की झिड़कियों को चुपचाप सहन कर लेती है, लेकिन सत्या घर में छाई अशांति को सहन नहीं कर पाता है। परिणाम यह होता है कि वह घर की इस अशांति के कारण पार्टी के लोगों से मिलना जुलना और उसके साथ